नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद ही अलग और दिलचस्प नजरिए को डिकोड करने वाले हैं। अपनी इस स्रोत सामग्री के जरिए हम ये समझेंगे कि होम्योपैथी आखिर डिप्रेशन को किस तरह से देखती है। सच कहूं तो ये सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं, शरीर के लक्षणों और उनके अनोखे तालमेल को समझने की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराइयों में चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज का हमारा फोकस कहाँ रहेगा। इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम डिप्रेशन और होम्योपैथी के मूल दर्शन को समझेंगे। फिर बात करेंगे शोक और अतीत के प्रभावों की। इसके बाद निराशा और आत्महत्या के विचार जैसे संवेदनशील विषय पर आएंगे। चौथा हिस्सा हार्मोनल बदलावों पर केंद्रित होगा और आखिर में हम सभी मुख्य बिंदुओं का एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, डिप्रेशन और होम्योपैथी का मूल दर्शन। जाहिर है, मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए इसे पूरे एम्पैथी और बैलेंस के साथ समझना जरूरी है। अब सोचिए, क्या हर इंसान का दुख या दर्द बिल्कुल एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। और यही इस अप्रोच की सबसे बड़ी खासियत है। स्रोत सामग्री जिस सबसे बुनियादी नियम को सामने रखती है, वो है व्यक्तिगत उपचार या इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही दवा सबके लिए वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसके बजाय ये मानवीय भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं की बहुत ही बारीक मैपिंग है। किसी भी दवा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अपने तनाव या डिप्रेशन को कैसे महसूस कर रहा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, शोक और अतीत का प्रभाव। यहाँ हम इग्नेशिया और नैट्रम के बारे में बात करेंगे। ये तुलना सच में बहुत कुछ साफ कर देती है। इग्नेशिया अमारा को देखिए। ये उस इंसान की स्थिति को दर्शाता है जिसे अभी अभी कोई सदमा लगा है, कोई ताज़ा दुख है या हाल ही में दिल टूटा है। व्यक्ति एकदम खामोश हो जाता है, अकेले रहना चाहता है और बार बार गहरी आहें भरता है। इसके बिल्कुल उलट नेत्रम म्यूरियाटिकम उन लोगों की स्थिति बताता है जो अपने पुराने दुखों में ही अटके हुए हैं। वे लोगों के सामने नहीं, बल्कि छिपकर या अकेले रोते हैं और किसी से भी बातचीत करने से कतराते हैं। अब इन शब्दों पर थोड़ा गौर करते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ और साइंग। इन्हें असल में क्लिनिकल भाषा में माइंड रूब्रिक्स कहा जाता है। ये वो सटीक पैमाने हैं जिनका उपयोग इग्नेशिया अमारा की जरूरत को पकड़ने के लिए किया जाता है। दुख से होने वाली तकलीफें, खामोश शोक और बार बार आहें भरना, ये शब्द बिल्कुल उसी दर्द भरी मानसिक अवस्था की तस्वीर बनाते हैं जिसकी हमने अभी बात की। वहीं दूसरी ओर नेट्रम म्यूरियाटिकम के माइंड रूब्रिक्स बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। इसमें एक टर्म है कॉन्सोलेशन एग्रवेट्स। मतलब अगर कोई ऐसे इंसान को सांत्वना देने या समझाने की कोशिश करे तो उसे तसल्ली मिलने के बजाय उसकी चिड़चिड़ाहट और तकलीफ और बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि ये लोग दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते और ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस, यानी अपने अतीत की कड़वी यादों में ही उलझे रहते हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, निराशा और आत्महत्या के विचार, विफलता का बोझ। यह हिस्सा थोड़ा भारी और बेहद गंभीर है, क्योंकि यहाँ निराशा की सबसे चरम स्थिति की बात हो रही है। स्रोत के अनुसार ऑरम मेटालिकम की जरूरत तब पड़ती है जब इंसान की जिंदगी में घोर निराशा छा जाती है। सोचिए उस स्थिति के बारे में जहां कोई व्यक्ति भारी जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो खुद को पूरी तरह से एक फेलियर मानने लगा है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों को ना निभा पाने का वो भारी एहसास है जो डिप्रेशन के इस बेहद गंभीर रूप को जन्म देता है। इसके क्लिनिकल फोकस पॉइंट और भी सीधे हैं, सुसाइडल थॉट्स और सेल्फ रिप्रोच। सेल्फ रिप्रोच का मतलब है लगातार खुद को ही कोसना या अपनी हर बुरी स्थिति के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराना। ये रूब्रिक स्रोत में बताई गई उस फेलियर वाली भावना के साथ एकदम सटीक बैठता है। चलिए, अब बात करते हैं चौथे भाग की, हार्मोनल बदलाव और उदासीनता। यहां हम सीपिया और पल्सेटिला के बीच के अंतर को समझेंगे। तो यहाँ दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सवाल आ सकता है कि क्या हमारे शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल बदलावों का इस बात पर असर पड़ता है कि हम समाज या अपनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मजेदार बात यह है कि स्रोत सामग्री इस बात की पूरी तरह पुष्टि करती है। हमारे हार्मोन्स और लोगों से मिलने जुलने की हमारी इच्छा के बीच सच में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे सीपिया ऑफिसिनालिस के उदाहरण से समझते हैं। इसका सीधा कनेक्शन हार्मोनल बदलावों से है, खासतौर पर महिलाओं में। इस स्थिति में ऊर्जा का स्तर इतना गिर जाता है कि व्यक्ति हद से ज्यादा थकान और अरुचि महसूस करता है।
यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी और अपने ही परिवार के प्रति इंसान एकदम उदासीन हो जाता है। कोई भी काम करने की ना तो इच्छा बचती है और ना ही ताकत। लेकिन अब इसे पल्सिटिला नाइग्रिकिन से कंपेयर करके देखिए। कारण यहां भी हार्मोनल बदलाव ही है, लेकिन इसका असर एकदम उलट है। सीपिया की तरह यहां कोई उदासीनता नहीं है, बल्कि ऐसे इंसान को अकेले रहने से बहुत डर लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर आसानी से रो पड़ता है और उसे लगातार किसी के साथ, किसी के भावनात्मक सहारे और सांत्वना की सख्त जरूरत महसूस होती है। देखिए, ये इस पूरी चर्चा का सच में सबसे हैरान करने वाला पहलू है। मूल कारण एक ही है, हार्मोनल बदलाव। लेकिन वो दो बिल्कुल ही विपरीत सामाजिक व्यवहारों को जन्म दे रहा है। एक तरफ सीपिया में इंसान लोगों के साथ से बच रहा है, पूरी तरह कट जाना चाहता है, और दूसरी तरफ पल्सिटिला है, जहां इंसान लगातार सहारे और सांत्वना की तलाश में है। इन दोनों के माइंड रूब्रिक्स इस बात पर पूरी तरह मोहर लगा देते हैं। सीपिया के लिए जो रूब्रिक्स हैं वो हैं इनडिफरेंस टू फैमिली और अवर्जन टू कंपनी, जबकि पल्सिटिला के लिए है वीपिंग ईजिली और बेटर बाय कॉन्सोलेशन। ये बात बार बार साबित करती है कि होम्योपैथी का पूरा सिस्टम इन बेहद विशिष्ट और छोटे छोटे सामाजिक व्यवहारों को कितनी अहमियत देता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी भाग पर, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष, मानवीय भावनाओं का मानचित्रण। आइए, अभी तक हमने जो भी देखा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये टेबल इस पूरे विश्लेषण का एकदम परफेक्ट निचोड़ है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि हर एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल की अपनी एक अलग सीमा रेखा है। इग्नेशिया का ताज़ा दुख, नैट्रम का पुराने दुख में फंसे रहना, ऑरम की वो गहरी विफलता और निराशा, सीपिया की थकान भरी उदासीनता और पल्सिटिला की सांत्वना की चाहत। ये सभी अलग अलग मानवीय अनुभव हैं और इस प्रणाली में हर एक को अलग नजरिए से ही ट्रीट किया जाता है। चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हर किसी का दुख, निराशा और रिएक्ट करने का तरीका इतना अलग-अलग और यूनिक है, तो क्या हम सच में अपनी खुद की भावनाओं और शरीर के संकेतों को उतने ध्यान से सुन रहे हैं जितने की वो मांग करते हैं? स्रोत सामग्री का ये पूरा अध्ययन हमें मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता है। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।